रात के खाने पर 9 साल की बच्ची ने कहा, भैया ने मुझे छुआ और माँ ने बेटे को घर से निकाल दिया। 2 साल बाद उसी बेटी की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसी भाई को पुकारा। उस रात घर में रविवार का पारिवारिक खाना था। दाल, पुलाव, रायता, गरम रोटियां और रिश्तेदारों की सामान्य हंसी। नंदिता 38 की थी और उसके पति समर 39 के। उनका बेटा कुणाल 18 साल का था और बेटी पीहू 9 साल की। उम्र का फासला बड़ा था, पर नंदिता हमेशा यही मानती रही कि दोनों में गहरा लगाव है। कुणाल शांत, पढ़ाकू और अपने कमरे में रहने वाला लड़का था। कॉलेज से लौटकर अक्सर पीहू को देख लेता, उसे होमवर्क करा देता, उसके लिए दूध गर्म कर देता। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी घर में तमाशा नहीं किया। पीहू बिल्कुल उलट थी, चंचल, बोलती रहने वाली, हर समय माँ के आसपास मंडराने वाली, घर की जान। उस रात भी कुछ असामान्य नहीं था। तभी पीहू ने एक सपाट आवाज में वही वाक्य कहा, न रोना, न हकलाना, न डर, बस सीधी बात, जैसे कोई मामूली शिकायत हो। मेज पर बैठे सब लोग जड़ हो गए। नंदिता की देवरानी ने हाथ रोक लिया। समर की कुर्सी पीछे खिसक गई। नंदिता ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? पीहू ने दोहराया, भैया ने मुझे 2 बार वहां छुआ। उसके बाद जो हुआ वह इतना तेज हुआ कि किसी को सोचने का समय ही नहीं मिला। कुणाल घर पर नहीं था। समर तुरंत उसे फोन किया और घर लौटने को कहा। 20 मिनट बाद वह बैग कंधे पर डाले अंदर आया। चेहरे पर उलझन थी। क्या हुआ? वह इतना ही कह पाया था कि समर ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। घिन नहीं आई? समर चिल्लाया। अपनी बहन पर हाथ लगाया? कुणाल के चेहरे से रंग उतर गया। उसने पहले समझा ही नहीं। फिर जब बात उसके कानों में बैठी, उसकी आंखें फैल गईं। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम। समर ने उसका जवाब पूरा होने से पहले ही मुक्का मारा। कुणाल के नाक से खून फूट पड़ा। वह फर्श पर गिर गया। दोनों हाथों से खुद को संभालता हुआ बार बार सिर्फ इतना ही कहता रहा, माँ मैंने नहीं किया, माँ मेरी बात सुनो। लेकिन नंदिता ने उसकी ओर बढ़ने के बजाय पीहू को सीने से लगा लिया। कुणाल की आंखों में उस पल जो था वह नंदिता बाद में 2 सालों तक सपने में देखती रही। डर नहीं, दर्द नहीं, बल्कि टूटता हुआ भरोसा। जैसे उसे आखिरी क्षण तक यकीन रहा हो कि उसकी माँ बाकी सबके बाद भी उसे बचा लेगी। समर उसके कमरे में गया। उसका बैग, कपड़े, कागजात सब घसीट कर बाहर फेंक दिया। दरवाजा खोलकर गरजा, आज के बाद इस घर में कदम रखा तो पुलिस बुला लूंगा। हमारे लिए तू मर गया। खून से सना, कांपता, अपमान से पस्त कुणाल बरामदे में घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक बार नंदिता की तरफ देखा। माँ प्लीज मुझे मत निकालो। नंदिता पत्थर बनी रही। उस रात के बाद उन्होंने ताले बदल दिए, कॉलेज की फीस बंद कर दी, रिश्तेदारों से कहा कि बेटा बिगड़ गया था। घर में उसका नाम लेना भी बंद हो गया। पीहू से 2-3 बार पूछा गया, कुछ और हुआ था क्या? उसने हर बार सिर हिलाकर वही कहानी दोहरा दी। न उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया, न सच की तह तक जाने की कोशिश हुई। सब ने मान लिया कि उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। 2 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में पीहू के शरीर के भीतर ऐसा नुकसान हुआ कि डॉक्टरों ने रात के 3 बजे नंदिता को आईसीयू के बाहर खड़ा करके कहा, उसकी एक किडनी तुरंत बदलनी पड़ेगी। समय बहुत कम है और सबसे उपयुक्त दाता उसका सगा भाई हो सकता है। नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उसने जिंदा रहते मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी की देह अब उसकी बेटी की सांसों की आखिरी उम्मीद थी। कुणाल को ढूंढने में 5 दिन लगे। पुराने दोस्तों, बंद नंबरों, कॉलेज के रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के धुंधले निशानों के पीछे भागते भागते नंदिता आखिर दूसरे शहर के एक छोटे से किराए के कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने 2 साल पहले वाला लड़का नहीं, 20 साल का एक सख्त, थका हुआ, भीतर से सूख चुका युवक खड़ा था। नंदिता ने बिना भूमिका के कहा, तुम्हारी बहन मर रही है, उसे किडनी चाहिए। कुणाल ने कुछ सेकंड उसे देखा, जैसे तय कर रहा हो कि यह वाक्य दया मांग रहा है या फिर एक नया वार है। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं। नंदिता के मुंह से अचानक यह सवाल निकल गया जिसे उसने 2 साल दबा कर रखा था। सच बताओ,
क्या तुमने किया था? कुणाल का चेहरा एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर उसने साफ आवाज में कहा, नहीं, अब भी नहीं। अगर सच जानना है तो उससे पूछो। वह अस्पताल आया मदद करने नहीं, जवाब सुनने। पीहू ऑक्सीजन और मशीनों के बीच पड़ी थी। उसने जैसे ही कुणाल को देखा उसके होंठ कांपने लगे। कुणाल दूर खड़ा रहा, सिर्फ इतना कहा, सच बोलो। और पीहू फूट पड़ी। सिसकियों के बीच उसने कबूल किया कि उसने झूठ बोला था। उसे लगता था कि माँ हमेशा कुणाल को समझदार, जिम्मेदार और ज़रूरी मानती है। वह चाहती थी कि माँ सिर्फ उसी के आसपास रहे। उसने सोचा था कि कुणाल को बस डांट पड़ेगी, कोई उसे घर से नहीं निकालेगा। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। कुणाल ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर नंदिता की तरफ देखकर कहा, अब सब जान गई हो ना, अब मुझसे कुछ मत चाहना। वह मुड़ा और चला गया। नंदिता ने उसके पीछे भागते हुए भीख मांगी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसी रात घबराहट, अपराध बोध और बेटी को खो देने के आतंक में डूबी नंदिता ने एक और फैसला लिया। उसने इंटरनेट पर कुणाल का पूरा नाम लिख दिया और दुनिया के सामने उसे निर्दयी भाई बनाकर पेश कर दिया। पोस्ट डालते समय नंदिता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस कांप में पछतावा कम और घबराहट ज्यादा थी। उसने पूरी कहानी नहीं लिखी। उसने यह नहीं बताया कि 2 साल पहले क्या हुआ था, कैसे उसने कुणाल को मारा, कैसे उसका खून फर्श पर गिरा, कैसे उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने सिर्फ इतना लिखा कि एक भाई अपनी मरती हुई छोटी बहन को किडनी देने से इनकार कर रहा है। उसने उसका पूरा नाम, पुरानी तस्वीर और इतना भर जोड़ दिया कि जिस बहन ने उसे हमेशा प्यार किया, उसी को अब वह मरने के लिए छोड़ रहा है। 4 घंटे के भीतर वह पोस्ट हर तरफ फैल गई। हजारों टिप्पणियां, गालियां, अभिशाप, धमकियां। लोग उसके लिए श्राप लिख रहे थे। कोई कह रहा था कि ऐसे बेटे को जन्मते ही मर जाना चाहिए था। कोई लिख रहा था कि बहन के लिए जान तक देनी चाहिए। किसी ने उसका पुराना कॉलेज खोल दिया, किसी ने उसके काम की जगह का नाम ढूंढ निकाला। जिस तरह 2 साल पहले नंदिता ने एक ही आरोप पर अपने बेटे का फैसला कर दिया था, उसी तरह अब अनगिनत अजनबी वही कर रहे थे। और कुछ देर के बाद, थोड़ी ही देर के बाद फिर नंदिता को राहत मिली, जैसे बोझ थोड़ा बांट दिया गया हो, जैसे दोष अकेले उसके कंधों पर ना हो। लेकिन उसी समय आईसीयू के भीतर पीहू के मॉनिटर की आवाज बदलने लगी। एक रस चलती धड़कन अचानक अनियमित हुई। एक तेज कटी हुई बीप कमरे के बाहर तक आई। 2 नर्सें भागी, फिर डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर गए। दबाव गिर रहा है, डायलिसिस की तैयारी करो, अभी स्थिर करना होगा। नंदिता के हाथ से फोन लगभग छूट गया। कांच के उस पार उसकी 11 साल की बेटी तारों, नालियों और भागती परछाइयों के बीच डूबी जा रही थी। समर दीवार से लगा खड़ा था, चेहरा पीला, आंखों में डर और 2 साल का वह सख्त यकीन पहली बार डगमगाता हुआ। 40 मिनट बाद पीहू की हालत कुछ संभली, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, यह बहुत नाजुक समय है, अगले 24 घंटे निर्णायक होंगे। अगर शीघ्र प्रत्यारोपण नहीं हुआ तो हर घंटा भारी पड़ेगा। समर ने उसी घबराहट में दांत भींच कर कहा, उसे वापस बुलाओ, चाहे जैसे बुलाओ वह आएगा। नंदिता ने पहली बार पति की तरफ इस तरह देखा जैसे वह 2 साल बाद सचमुच उसे देख रही हो। यही वह आदमी था जिसने 18 साल के लड़के को खून से लथपथ कर घर से निकाला था। यही आदमी था जिसने एक बार कभी नहीं पूछा कि क्या कोई बच्ची झूठ भी बोल सकती है। क्या 18 साल का लड़का इतना हैरान क्यों था? क्या माँ की गोद में सिमटी बेटी के अलावा फर्श पर पड़ा बेटा भी उसका ही बच्चा था? लेकिन सच तो यही था कि उस रात समर अकेला नहीं था। नंदिता भी वहीं खड़ी थी, उसने भी कुछ नहीं किया था। रात के 1 बजे अस्पताल के गलियारे में बैठी नंदिता ने अपने फोन पर आती टिप्पणियां फिर पढ़ी। उनमें नफरत उबल रही थी। तभी उसका फोन एक साथ कई बार बजा। एक सहकर्मी, एक चचेरी बहन, एक पड़ोसी, एक अनजान नंबर, सब एक ही बात कर रहे थे, तुमने उसका वीडियो देखा? उसका गला सूख गया। कांपती उंगलियों से उसने लिंक खोला। कुणाल कमरे के सामने बैठा था, पीछे एक सादा दीवार, बगल में एक लोहे की अलमारी, ऊपर घूमता पंखा। उसके चेहरे पर कोई नाटकीयता नहीं थी, न चीख, न गाली, न रोष।
बस थकी हुई धारदार शांति। उसने शुरुआत एक वाक्य से की, मेरी छोटी बहन बीमार है, यह सच है, लेकिन मेरी माँ जो कहानी सुना रही है वह अधूरी नहीं, झूठी है। फिर उसने 2 साल पहले एक एक टुकड़े सामने रखने शुरू किए। कॉलेज से काटी गई फीस की रसीद, उस रात की खून लगी शर्ट की तस्वीर जिसे उसने जाने क्यों फेंका नहीं था, पड़ोसी के संदेश जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया है, अपनी माँ को भेजे गए 17 संदेश जिनका कभी जवाब नहीं आया, 3 बार किए गए फ़ोन, 2 वॉइस संदेश, 1 ईमेल, सब अनसुने। उसने यहाँ तक दिखाया कि पीहू के जन्मदिन पर उसने एक बार दूर से उपहार भेजा था जो लौटा दिया गया था। फिर उसने कैमरे में सीधा देखते हुए कहा, मुझ पर जो आरोप लगाया गया था वह झूठ था, मुझसे कभी कुछ ठीक से पूछा ही नहीं गया, मुझे मारा गया, निकाला गया, मिटा दिया गया, और आज जब मेरी देह किसी और की ज़रूरत बन गई है तब मेरा नाम फिर से याद आया। वीडियो का सबसे भारी हिस्सा अंत में आया, मैं किडनी नहीं दूंगा, कुणाल ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक रत्ती भी नहीं कांपी। इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, इसीलिए कि मैं फिर से उस परिवार का बलिदान नहीं बनूंगा जिसने एक झूठ पर तय कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। स्क्रीन के नीचे टिप्पणियाँ पलटने लगी। कुछ ही मिनटों में दुनिया का रुख बदल गया। जो लोग उसे राक्षस कह रहे थे वही लोग अब नंदिता और समर पर टूट पड़े। पहले बेटे को मारा, अब इंटरनेट से उसे फिर मार रही हो। तुम्हें किडनी नहीं क्षमा चाहिए, और वह खरीदी नहीं जाती। जिस बच्चे को घर से निकाला अब उसी के शरीर पर अधिकार कैसे? नंदिता को लगा जैसे किसी ने अस्पताल के बीचों बीच उसे निर्वस्त्र कर दिया हो। वह फोन बंद करना चाहती थी लेकिन आंखें हट नहीं रही थी। हर शब्द सही जगह लग रहा था, हर आरोप उसके भीतर पहले से मौजूद सच को ही आवाज दे रहा था। सुबह होने तक अस्पताल के बाहर 2 स्थानीय पत्रकार पहुंच चुके थे। किसी ने पोस्ट और वीडियो दोनों पकड़ लिए थे। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। समर गुस्से में पागल हो रहा था। वह कहता, यह लड़का हमें बर्बाद कर देगा। नंदिता पहली बार उस पर फट पड़ी, उसे हमने ही बर्बाद कर दिया था। समर चुप हो गया। यह वही चुप्पी थी जो 2 साल पहले कुणाल के जाने के बाद उनके घर पर उतर आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वे उसे ढक रहे थे, आज वह उन्हें खोल रही थी। दोपहर में पीहू कुछ देर के लिए होश में आई। उसके होंठ सूखे थे, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा सूजा हुआ था। उसने माँ को देखते ही रोना शुरू नहीं किया। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भैया आए थे? नंदिता के भीतर कुछ टूट कर धंस गया। उसने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ कहा? पीहू ने पूछा। नंदिता के पास एक पल को कोई शब्द नहीं बचे। फिर उसने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अब उनसे कुछ मत चाहना। पीहू ने आंखें बंद कर ली। आंसू कान की तरफ बह गए। काफी देर तक वह फुसफुसाई, मैंने सोचा था आप मुझे छोड़ दोगी, जैसे सब लोग मुझे हमेशा कहते थे कि आप भैया पर भरोसा करती हो। मुझे लगा अगर उन्हें डांट पड़ेगी तो आप सिर्फ मेरे पास रहोगी। मुझे नहीं पता था। उसका गला भर आया। मुझे नहीं पता था कि पापा उन्हें मारेंगे, कि आप उन्हें जाने दोगी। यह पहली बार था जब नंदिता ने अपनी बेटी के झूठ के पीछे का वह बालपन सुना था, जो अपराध के बावजूद कहीं न कहीं असुरक्षित, ईर्ष्यालु और अधूरा था। वह पीहू से नफरत नहीं कर सकी, लेकिन उसे बचाने के नाम पर जो उसने किया था उससे खुद को भी मुक्त न कर सकी। एक रात नंदिता ने एक पोस्ट और लिखी। इस बार उसने कुणाल का नाम नहीं, अपना अपराध लिखा। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि 2 साल पहले उनकी बेटी ने झूठ बोला था, कि उन्होंने बेटे पर विश्वास नहीं किया, कि उसके पिता ने उसे पीटा था, कि उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी, कि उन्होंने उसका साथ, घर, पढ़ाई सब छीन लिया। उसने साफ लिखा कि कुणाल पर अब किसी प्रकार का नैतिक या पारिवारिक दबाव डालना गलत है और वह अपनी पहली पोस्ट हटाती है। पोस्ट लिखते समय उसके हाथ 2 साल पहले की तरह कांप रहे थे, लेकिन इस बार शब्द धुंधले नहीं हुए। वे सीधे, नंगे और कड़वे थे। फिर उसने कुणाल को एक लंबा संदेश भेजा। उसने पहली बार उससे किडनी नहीं मांगी। उसने लिखा,
तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं बचा। जो किया उसका कोई बचाव नहीं है। मैं माफ़ी मांगने की भी पात्र नहीं हूँ। बस इतना कहना है कि आज मैंने सच कह दिया है। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अगर तुम कभी जवाब न देना चाहो तब भी ठीक है। संदेश गया लेकिन उत्तर नहीं आया। पीहू की हालत अगले 2 दिन तक लटकी रही। उसे आपात डायलिसिस पर रखा गया। एक डॉक्टर ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर उपयुक्त दाता नहीं मिला तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सूची में उसका नाम चढ़ा दिया गया। यह उम्मीद बहुत छोटी थी, पर अब वही थी। समर कभी चुप बैठता, कभी माथा पकड़ लेता, कभी अचानक कहता अगर वह लड़का, लेकिन हर बार नंदिता उसे बीच में ही रोक देती। उसका नाम ऐसे मत लो जैसे वह हमारी चीज हो। तीसरी रात जब नंदिता ने 36 घंटे से आंख नहीं मूंदी थी, ट्रांसप्लांट समन्वयक तेजी से वार्ड में आया। शहर के दूसरे अस्पताल में एक मस्तिष्क मृत दाता की किडनी उपलब्ध हुई है। रक्त समूह और तात्कालिक जांच से आशा बनी थी कि पीहू को मौका मिल सकता है। अभी भी जोखिम था, इंतजार था, कागज थे, समय से दौड़ थी। लेकिन पहली बार कुणाल के बिना भी एक संभावना सामने खड़ी थी। ऑपरेशन 6 घंटे चला। नंदिता बाहर बैठी रही, समर दूसरी तरफ सिर झुकाए। उनमें कोई बात नहीं हुई। इतने लंबे समय में पहली बार नंदिता ने ईश्वर से बेटी के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक भी बार बेटे से त्याग की भीख नहीं मांगी। शायद यही उसका पहला सच्चा प्रायश्चित था। अपनी बेटी को बचाना चाहना, बिना बेटे के फिर से जलते चूल्हे में ढकेले। सुबह के करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए। अभी खतरा टला नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है। नंदिता वहीं कुर्सी पर बैठी रो रही थी। यह राहतपूर्ण नहीं थी, यह खुशी शुद्ध नहीं थी। उसमें थकान थी, लज्जा थी, 2 बच्चों के बीच बिखर चुकी एक माँ की टूटी सांस थी। पीहू बच सकती है, लेकिन कुणाल अब भी उसकी पहुंच के बाहर था। 4 दिन बाद पीहू ने पूरी आंखें खोली। आवाज बहुत थकी हुई। उसने माँ से कहा, क्या भैया को पता है कि मैं बच गई? नंदिता ने सच कहा, शायद नहीं। आप बताओगी? पीहू ने पूछा। नंदिता ने देर तक उसकी ओर देखा, फिर बोली, अगर वह सुनना चाहेंगे तो हाँ, लेकिन बेटा कुछ दरवाजे हम चाहकर भी खोल नहीं सकते। पहले हम उन्हें तोड़ देते हैं, फिर पता चलता है कि चाबी हमेशा के लिए खो गई है। पीहू रो पड़ी। नंदिता ने उसे सीने से नहीं भींचा, उसने बस उसका माथा थामा, क्योंकि अब वह जान गई थी कि प्रेम का मतलब किसी को पकड़ लेना नहीं, उसकी गलती का बोझ भी उसके साथ बैठकर सहना है। कई हफ्ते बाद जब अस्पताल की भीड़ छंट गई, नंदिता ने एक छोटे से लिफाफे में 2 चीजें रखी। कुणाल की बचपन की एक तस्वीर जिसमें पीहू को साइकिल चलाना सिखा रहा था, और एक चिट्ठी, बस 3 पंक्तियों की, तुम्हारी बहन बच गई है, तुम्हारी वजह से नहीं, और यह मैं राहत से नहीं, सम्मान से लिख रही हूँ। इस घर ने तुम्हें खोया नहीं था, इस घर ने तुम्हें ठुकराया था। फर्क अब समझ में आया है। उसने लिफाफा भेज दिया, जवाब फिर भी नहीं आया। महीनों बाद भी नहीं। समर और नंदिता एक ही घर में रहते रहे, लेकिन उनके बीच एक न मिटने वाली दरार पड़ चुकी थी। पीहू की सेहत धीरे धीरे सुधरी, पर उसके भीतर अपराध बोध का एक साया हमेशा बना रहा। वह पहले से शांत हो गई। कभी कभी रात को माँ से पूछती, क्या लोग एक बहुत बड़ी गलती के बाद भी अच्छे बन सकते हैं? नंदिता हर बार कहती, अच्छा बनने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उससे पहले यह मानना पड़ता है कि घाव सचमुच दिया गया था। 1 साल बाद पीहू का भाई के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसने बस इतना लिखा, मैंने झूठ बोला था, आपने नहीं। अगर आप कभी मुझे माफ ना करे तो मैं भी समझूंगी। नंदिता ने यह पत्र भेजा, फिर इंतजार छोड़ा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन एक चीज लौट आई, सच का वजन उठाने की उसकी क्षमता। अब नंदिता कभी यह नहीं कहती थी कि उसने उस रात अपनी बेटी को बचाया था। सच यह था कि उसने एक बच्चे की बात पर दूसरे बच्चे की जिंदगी तोड़ दी थी, और बाद में जब वही टूटा हुआ बच्चा उसकी बेटी की आखिरी उम्मीद बना, तब उसने घबराकर फिर उसे भीड़ के सामने फेंक दिया। उसकी सबसे बड़ी सजा यह थी कि अब वह सब समझती थी। पीहू के 12वें जन्मदिन की शाम, जब केक काटने से पहले कमरे की बत्तियां बुझी, नंदिता की नज़र
एक पल को उस खाली कुर्सी पर टिक गई जो उसने किसी के लिए नहीं रखी थी, फिर भी खाली थी। पीहू ने मोमबत्तियां बुझाई, आंखें बंद करके एक इच्छा मांगी और फिर वो माँ से लिपट गई। नंदिता ने उसे बाहों में ले लिया, लेकिन उसकी आंखें उस अंधेरे कोने में ही अटकी रही जहाँ कोई नहीं था। उसी खालीपन में उसे आखिर यह समझ में आया कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और फिर एक दिन जब सच लौटता है तब दरवाज़ा खुला होने पर भी वे वापस नहीं आते, क्योंकि माफ़ी मांगना एक बात है और एक बार तोड़ दिए गए बेटे को फिर से बेटा कहने का अधिकार बचा रहना बिल्कुल दूसरी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।